हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की हम बात कर रहे थे। आज के जो टॉपिक है हमें समझना है कि कितने टाइप्स के फेडरलिज्म्स होते हैं। हम तो एक फेडरेशन के हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। टाइप्स ऑफ फेडरेशन। देखो, जब भी हम फेडरलिज्म या फेडरेशन के हम टर्म्स की बात करते हैं तो फेडरेशन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम इसको दो पार्ट्स के अंदर बायफरगेट करके हम पढ़ते हैं। एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं। दूसरे साइड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करते हैं, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। दूसरा कौन सा होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फेडरेशन टर्म्स की हम बात करते हैं। तो पहले हम इसको जरा समझते हैं, कमिंग टुगेदर मतलब कि फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है जब जब कोई छोटे छोटे स्टेट्स या कंट्रीज कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनियन या बिगर कंट्रीज फॉर्म करती है। देखो क्या है, जब छोटे छोटे क्या होते हैं, जब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कंट्रीज की हम बात करते हैं, जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं वो आपस में आगे दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रीज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए के अंदर जितने भी स्टेट है सब क्या वहां पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट है, उन्होंने आपस में आकर मतलब आपस में एक साथ टुगेदर होकर उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक बहुत बड़ा यूनियन फॉर्म किया, या हम इसको बोल सकते हैं बिगर कंट्रीज उन्होंने फॉर्म की। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या आता है, जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो कुछ पावर्स तो होती है वहां के स्टेट के पास, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर कोई पावर होल्ड करता है, जो कैरी करता है, उसको हम बोल सकते हैं वो कौन करता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे करता है। यहाँ पे भी स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन सेंटर ज्यादा पावर्स क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जिससे एक पीसफुल बना रहे, है ना, यूनिटी बनी रहे किसके, मतलब कि जितने भी वहां पे जितने भी इंडिपेंडेंट जो स्टेट थे आपस में जब आके मिले थे उनके बीच यूनिटी बनी रहे, मेंटेन रहे यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। वही दूसरे टर्म में अगर हम बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर, जब हम फेडरेशन टर्म्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि इस एग्जांपल में सबसे एग्जांपल हमारा कंट्री इंडिया है। देखो यहाँ पर जो बिगर कंट्रीज होती है वो अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, अपने पावर्स को क्या करती है, पावर्स इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करती है विद इन अ स्टेट, मतलब विद इन अ कंट्री। अपने कंट्री के अंदर पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर्स बटे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, पावर डिवाइडेड है, सेंटर के पावर कुछ छोड़े तो स्टेट के पावर कुछ और है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे क्या आती है, हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर होती है, ठीक है। तो जो आपने समझा उसको जरा लिख लेते हैं। मैंने बोला कमिंग टुगेदर के अंदर क्या बोला, चाहे कोई भी स्मॉल कंट्रीज की बात कर लो, है ना, या हम स्टेट बोल सकते हैं, स्मॉल कंट्रीज या स्टेट्स कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर बिगर यूनियन। वो क्या करते हैं, एक बड़े से यूनियन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और इनके बीच में पावर का क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। बस पावर जो सबसे ज्यादा होती है वो सेंटर के पास ज्यादा होती है, जिससे कंट्रीज के अंदर यूनिटी बनी रहे, है ना, सभी स्टेट आपस में एक यूनिटी मेंटेन कर सके। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, वो होती है सेंटर के पास होती है। वही अगर मैं होल्डिंग टुगेदर की बात करूं तो इसमें जो बिगर कंट्रीज होती है ना, जो बिग कंट्रीज होती है, बिग कंट्रीज क्या करती है, अपने पावर को, बिग कंट्रीज शेयर पावर, है ना, शेयर पावर विद इन कंट्रीज। अपनी कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। जैसा हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की हम बात करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की हम बात करते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स की हम बात करते हैं। अगर हमें इसके एग्जांपल में समझना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर कौन सी कंट्री आते हैं, मैंने बोला यूएसए, है ना। अभी मैंने क्या बोला इसके एग्जांपल में,
मैंने बोला इसके एग्जांपल यूएस से आता है, चाहे मैं स्विट्जरलैंड, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूं, है ना, एग्जांपल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात कर लूं, चाहे मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर सकता हूँ। ये वो कंट्री है जहां पे हमें कौन से चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर सकता हूँ, है ना। तो ये वो कंट्रीज है जहां पे हमें कौन सा फेडरेशन सिस्टम दिखाई देता है, हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम दिखाई देता है। अगर वहीं पे मैं होल्डिंग टुगेदर की मैं बात करते यहाँ पे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम की हम एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स आएंगे, यहाँ के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया, ठीक है, स्पेन, ठीक है, एंड हम बेल्जियम की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने समझा कि टू टाइप्स ऑफ क्या होता है यहाँ पे फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करते हैं। अब इसके अलावा हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें जहां पे हम समझेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है ना, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है जिसको हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है, देखो जब भी यूनिटरी टर्म्स की हम बात है, यूनिटरी मतलब होता है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी कंट्री जहां पे हमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देती है, जहां के बाकी के जो लोअर लेवल की जो सरकारें होती है वो वर्क करती है, किसके अंडर वर्क करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में वर्क करते हैं, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से गाइड करेगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि लॉ बनाने की पावर, पूरी कंट्रीज को कंट्रोल करने की पावर सब किसके पास होती है, किसी एक ही लेवल से, मतलब कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होती है, वो पावर होल्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि मैं श्रीलंका की बात करता हूँ, चाहे मैं चाइना की बात करता हूँ, यहाँ पे हमें कौन से लेवल की सरकार दिखाई देती है, हमें भैया यहाँ पे यूनिटरी लेवल की गवर्नमेंट दिखाई देती है, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे सिर्फ हमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। आपने देखो वहां पे मतलब कि वन पार्टी भी चलती है, मतलब कि आपको वहां पे इलेक्शन के अंदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंटेस्ट करना हो इलेक्शन, तो आपको वहां पे सिंगल पार्टी है, आपको पार्टी क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि मतलब कि वहां पे क्या है, एक ही लेवल की सरकार है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब हमने क्या समझा, यूनिटरी करना मतलब दोज कंट्री देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे क्या होता है, जहां पे वन लेवल ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो बोल सकते हैं क्या, द लोअर लोअर लेवल की जो सरकार होती है, लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, किनके अंडर में वर्क करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। मैंने एग्जांपल में क्या बोला, अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं क्या, मैं चाइना बोल सकता हूं, चाहे मैं श्रीलंका बोल सकता हूं, ठीक है, चाहे मैं श्रीलंका, इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस मतलब कंट्री के अंदर एक ही लेवल की जो सरकार होती है वही सारे पावर्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है, बिल बनाना, बिल पास करना, पुलिस को कंट्रोल करना, चाहे मैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, है ना। तो सब चीजें पावर किनके पास ही है, सिर्फ एक ही लेवल सरकार, जो सेंटर, जो यूनियन, जो लेवल की जो गवर्नमेंट है वही सारे पावर्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है। होती है भले लो लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, बट वो क्या करते हैं, वो वर्क करती है किसके अंडर, मतलब कि ऊपर से जो मतलब कि जो रूल्स हुआ है, जो बिल पास हुआ है, जो लॉ फॉलो, सब ऊपर से ऑर्डर आता है, उनको उस ऑर्डर को बस क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये बातें यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं। अरे तो मैं तो अभी आया हुआ था देखो अगला टॉपिक आता है व्हाट मेक्स हम बात करते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हम बात करते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करें इंडिया के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं
जिससे इंडिया को एक फेडरल सिस्टम बोलते हैं या फेडरल कंट्री हम बोलते हैं। देखो सबसे पहले बात एक समझते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फेडरलिज्म या फेडरेशन जैसा टर्म जो वर्ड है कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मतलब कि आप इसे बोलते हैं देयर इज नो वेयर, कहीं भी नहीं ये वर्ड है, ठीक है। पहली बात तो ये समझनी है। तो मैंने क्या बोला, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड फेडरेशन या फेडरलिज्म इज नो वेयर। जो फेडरेशन का जो टर्म है, जो फेडरलिज्म जो टर्म है, वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं लिखा गया है। तो हम किन चीजों पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे मल्टीपल मतलब सॉरी टू लेवल ऑफ क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। कुछ बातों यहाँ पे पॉइंटर्स की बात करेंगे हम, यहाँ पे इसी के अंदर हम कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे देन हाउ इंडिया फेडरल, मतलब कि फिर इंडिया कैसे फेडरल है, देन हाउ इंडिया फेडरल। फिर इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे, हम किन चीजों के बिहार पे बोलते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट हमें दिखाई देता है। क्या हमें यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल लेवल की सरकार नहीं दिखाई देती, मतलब कि टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देती है, मतलब मेनली है तो थ्री, बट मेनली जो टू लेवल है ना, एक सेंट्रल लेवल की सरकार दिखाई देती है, एक हमें कौन से लेवल की, स्टेट लेवल की सरकार दिखाई देती है। तो एक पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, ड्यूअल गवर्नमेंट दिखाई देती है। ड्यूअल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। वहीं पर अगर मैं और कुछ टर्म्स की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को डिक्लेयर करता है इंडिया एज अ यूनियन, है ना, क्या कर डिक्लेयर करता है, इंडिया एज अ यूनियन की बात करता है वो, ठीक है, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। अभी समझेंगे। देखो यूनियन ऑफ स्टेट से जिससे हमें एक बात यहाँ पे क्या समझ आती है, हमें जिस बात है कि इंडिया का जो इंडियन यूनियन इज बेस्ड, जो हमारा इंडियन यूनियन है, इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, सिस्टम ऑफ फेडरेशन, ये फेडरलिज्म, ठीक है। और टर्म बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स, क्या है यहाँ पे, पावर का डिवीजन भी है ना, यहाँ पे ये भी है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म या फेडरेशन है, मतलब कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट समझते हैं, मैंने बोला हमारे इंडिया के अंदर थ्री लेवल ऑफ क्या दिखाई देती है, हमें थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देती है, मतलब गवर्नमेंट के तीन लेवल है। जो पहले लेवल पर आते हैं वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। दूसरे लेवल पर जो आता है क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। तीसरे लेवल पे जो आता है क्या है, लोअर गवर्नमेंट है। तो ये तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें दिखाई देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक तो हमें डुअल सिस्टम है, मतलब कि तीनों लेवल पर जो गवर्नमेंट है, इन तीनों के बीच पावर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म हमें जो देता है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात है, यूनियन ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं क्या है, एक फेडरल सिस्टम का बेस्ड है, मतलब कि हमारे बीच में पावर का क्या, हमारे कंट्री पावर के बीच में मतलब कि पावर के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की लिस्ट है, क्यों किन किन के ऊपर बिल बना सकते हैं, किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, कहाँ उनके पावर्स है, सब लिमिटाइज करके का हमारे मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अभी हम सारे लिस्ट को भी हम धीरे धीरे इसके अंदर क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। कहने का हम बात करते हैं स्टेट की भी खुद की लिस्ट है ना। तो ये क्या है, ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं ये फेडरलिज्म ही तो टर्म है, जहां पे पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
और बाद में क्या हो गया, पहले देखो पहले 2 लेवल के सरकारें हुआ करती थी, है ना, मैंने बताया था कि पहले 2 लेवल की सरकारें होती थी, फिर 1992 में क्या होता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोअर लेवल या जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी में क्या कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, जैसे जो सिटी लेवल म्युनिसिपैलिटीज बोला जाता है, और जो रूरल लेवल पे होते हैं हम उसको बताते हैं पंचायती राज लेवल की जो सरकार है, हमने क्या था गवर्नमेंट को हमने लेवल को इसके अंदर हमने क्या था ऐड किया था, है ना, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पंचायती राज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिनके ब्याह पे हम बोल सकते हैं कि हमारा कंट्री जो हमारी जो कंट्री इंडिया एक जो कंट्री एक फेडरल कंट्री है, मतलब यहाँ पे फेडरलिज्म हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कि ये बातें यहाँ पे सब क्लियर होती है। अब आइए नेक्स्ट टर्म की हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। देखो उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक कौन सा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज स्टेटेड इन 3 लिस्ट, इज स्टेटेड इनटू 3 लिस्ट में हमने बांट रखा। कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है। और 3 लिस्ट कौन कौन सी जरा समझते हैं। एक जो लिस्ट आती है हमारे पास जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट की हम बात करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट है। उसके बाद एक लिस्ट और आती है जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए इन तीनों टर्म्स के बारे में एक एक करके हम समझते हैं। इन तीनों टर्म्स के बारे में वन बाय वन करके हम समझते हैं। जब मैं यूनियन लिस्ट की बात करता हूं, देखो यूनियन लिस्ट के अंदर सेंटर गवर्नमेंट जो होती है, सेंटर गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, मतलब कि सेंटर गवर्नमेंट खुद अकेले क्या कर सकती है सेंट्रल लेवल के लिए, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पे क्या होती है कोई बिल कोई लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या होती है यूनियन लिस्ट पे क्या बोला, यूनियन लिस्ट पे क्या होता है सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, वो अकेले क्या कर सकती है कानून बना सकती है। और किन किन के ऊपर कानून बनाते हैं ये भी याद रखना। जैसे कि मैं बात करता हूं फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर के ऊपर, है ना, फॉरेन अफेयर के ऊपर वो क्या कर सकती है बनाती है, जैसे डिफेंस, है ना, डिफेंस के लिए चाहे मैं डिफेंस की बात कर लूं। एक बात करो बैंकिंग सिस्टम भी, हमारा बैंकिंग सिस्टम भी कंट्रोल कौन करती है, यूनियन लेवल की सरकार करती है। वो पावर किसके बाद, अगर कुछ बैंकिंग है तो कोई सिस्टम में चेंज लाना, उनके लिए कोई रूल पास करना हो, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी हो, चाहे मैं बात कर सकता हूं इनके लिए चाहे कोई लॉ बनाना हो, तो इनको कंट्रोल करने की जो पावर्स होती है किसके पास है, सिर्फ यूनियन लेवल के जो मतलब जो यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उनके पास ये पावर्स होती है, मतलब कि इनको कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। कल के स्टेट गवर्नमेंट इनको ऑर्डर नहीं दे सकती है, इनको ऑर्डर भी कौन देगी, यूनियन गवर्नमेंट ही दे सकती है कि ठीक है हम आपको गाइड मतलब कि बेसिकली गाइडलाइंस नहीं होती, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है, वो भी कौन प्रोवाइड करेगी, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा डिफेंस समझा, बैंकिंग समझा, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की हमने बात कर ली। चाहे मैं बात कर लूं करेंसी से रिलेटेड, है ना, करेंसी से हम रिलेटेड बात करते हैं। जब इसी तरीके से हम आते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। यूनियन के अंदर सिंपल बात है, यूनियन गवर्नमेंट अकेली अपनी खुद क्या कर सकती है, इनके लिए लॉ पास कर सकती है, मतलब कि कोई भी लॉ बना सकती है। जब मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूं तो जहां पर बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ,
है ना। स्टेट सरकार है जो क्या आती है, अकेले खुद क्या बना सकती है, अपने स्टेट के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कोई बिल पास कर सकती है ना। अब देखो स्टेट लिस्ट के अंदर किन किन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बात है। जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, पुलिस हो गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की पावर किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन बात और याद रखना, जैसे देखो दिल्ली जैसे कुछ यूनियन जो टेरिटरीज वाले जो स्टेट्स होते हैं बेसिकली, वहां पर ना मोस्टली ना हम देखने को मिलता है कि वहां पर जो पुलिस होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट, उनको कंट्रोल करने की पावर किसके पास होती है। जैसे दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है, हमें पता है कि इंडिया का कैपिटल है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कौन करती है, स्टेट नहीं करती। यहाँ पर कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। या दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट किनके गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आता है उन्हीं को फॉलो करती है। तो यहाँ पे स्टेट के अंदर हमने सिंपल समझा, पुलिस को भैया कंट्रोल कर सकती है, चाहे तुम किसी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, है ना, चाहे केरला की बात कर लो। यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो पुलिस को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, वहां की राज्य सरकार के पास होती है। वहीं पे अगर मैं ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लूं, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स की, चाहे मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें बात कर लूं यहाँ पे, है ना, ये सब चीजें किसके अंदर कंट्रोल में, वो स्टेट लिस्ट के अंदर। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। देखो कॉन्करेंट लिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी एक ऐसा, जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन की, मैं चाहे बात कर लूं, चाहे मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर लूं, यहाँ पर जो कानून बनाने की जो पावर होती है, लॉ बनाने की जो पावर होती है, दोनों के पास होती है। यार ना, यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर तुमने देखा बहुत से स्टेट के अंदर क्या आता है, एजुकेशन भैया स्टेट के भी लिस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, वो एजुकेशन तो उसे सेंट्रल बिल पे भी कंसिडर किया जाता है। मतलब कि दोनों ही मिलकर क्या बना सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर कानून या कोई भी बिल पास कर सकते हैं। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैंने बोला, तो सेंटर मैंने क्या बोला, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। अगर एक बात और याद रखना, अगर दोनों को लॉ में अगर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख जाए, इफ देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, है ना, इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर दोनों के लॉ एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, है ना, इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो एक बात याद रखना कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में अगर इन दोनों के लॉ होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें किसके लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यहाँ पे सेंट्रल लॉ को, है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे जो सेंटर के जो लॉ होंगे उनको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, है ना। क्या देंगे हम इसको, प्रायोरिटी देंगे। मतलब इन्हीं के लॉ को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। कि यहाँ पे बातें समझ आती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक पॉइंट और, सेंटर के लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पे समझ आती है। जैसे इसकी एग्जांपल में बात कर लूं, कौन कौन से ऐसे लिस्ट है भैया, जैसे मैं बोला एजुकेशन की मैंने बात की, चाहे मैं फॉरेस्ट की, ट्रेड यूनियन, है ना, जैसे ट्रेड में मैरिज की बात कर लो, तो चाहे मैं बात कर लो, तो यहाँ पे एजुकेशन, फॉरेस्ट हो गया, है ना। उसके बाद मैं मैरिज की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के पास पावर होती है क्या, बेसिकली लॉ बनाने की, ठीक है। ये भी चीज यहाँ पे क्लियर होती है। देखो इन लिस्ट के अलावा अगर कोई भी अगर ऐसा जो लिस्ट है जो तीनों के अंदर नहीं है, इन तीनों के अंदर हमें कंसीडर नहीं किया है, तो पता है उसके लिए हमने अलग से बनाया। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब नोट डाउन की जा रही थी, तो उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर का कहना था, देखो ऐसे बहुत सी चीजें जो अभी नहीं है लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक है। जैसे एक बात बताओ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या आज के डेट में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, क्या उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी क्या, सबके हाथ में क्या स्मार्टफोन थे, क्या एआई इतना ज्यादा डेवलप था, नहीं था। इसी वजह से ये कुछ ऐसे, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आज की तुम देखते हो कि तुम बहुत से देखना कि आसपास के लोगों को भी तुम ये चीजें सोसाइटी के अंदर नोटिस करते हो, आजकल साइबर भैया थ्रेट बहुत ज्यादा होते हैं।
साइबर थ्रेट जैसी चीजें देखने को मिलती है ना, स्कैम्स हो जाते हैं ऑनलाइन। तो इसके ऊपर कानून बनाने की जो पावर्स होती है, याद रखना वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कहना था कि अगर कोई भी ऐसा जो फ्यूचरिस्टिक हो, जैसे फ्यूचर में उनकी नीड है, तो उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा। देखो कितनी बड़ी आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत, जो साइबर थ्रेट है बहुत ज्यादा लेवल पे, हमें साइबर सिक्योरिटी जैसे लॉ लाने की जरूरत है। तो ये लॉ बनाने की पावर किसके पास है, ये पावर जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास। ये मैं नहीं भैया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टर्म भी फिर दिया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, जब इतनी बातें बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहने के इन्होंने एक टर्म दिया होगा। वो टर्म को पता क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी पावर कहते हैं हम, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट या पावर कहते हैं। उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। देखो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का सिंपल सा बात है, कराते हैं इंक्लूड सब्जेक्ट विच आर नॉट, है ना, इंक्लूड्स मतलब कि दो सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन 3 लिस्ट। दो सब्जेक्ट देखिए इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट विच आर not included but which are not includes in 3 list। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो बाकी के 3 लिस्ट में ऐड तो नहीं किया है, क्योंकि वो ये फ्यूचर है, वो फ्यूचर हिस्ट्री के फ्यूचर में कैसे भी कोई चीजें अगर आ रही, जैसे टेक्नोलॉजी मैंने एग्जांपल दिया, तो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पर कोई लॉ बनाने की जरूरत है ना, जिससे लोगों की प्राइवेसी को भी मेंटेन किया। देखो आज के टाइम में प्राइवेसी कितनी बार एक बात हो गई, जैसे कि हम बात करें, अगर मैं प्राइवेसी की बात हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट तो है आर्टिकल 21 के अंदर, उसको हम कंसीडर तो करते हैं प्राइवेसी को। लेकिन अगर मैं वहीं पे मैं बात करूं तो इसके लिए हमने रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बनाया। अब याद रखना कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो बाकी के 3 लिस्ट में नहीं, लेकिन हम उसको अलग से हम कहाँ ऐड करते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, एक लॉ जो हमारी गवर्नमेंट ने पास किया, उसके ऊपर बिल बनाने की या कोई लॉ बनाने की, कानून बनाने की पावर किसके पास है, वो सिर्फ पावर जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास जाती है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ। ठीक है कि यहाँ पे बातें सारी समझ आती है। अगर इसी के अंदर मैं और एग्जांपल्स की मैं यहाँ पे बात कर लूं, तो एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, जैसे इंक्लूड सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कुछ हो गए, ठीक है। अगर उसी से रिलेटेड मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, है ना, जो बहुत ज्यादा मैं देखने को मिलता है एग्जाम्पल में, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे हम इनकी बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफी पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो आप क्या करते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।